नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर मैथ के इकाई 6 समीकरण तथा सर्वसमीकरण का अर्थ पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको हल कराऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में इस पर आधारित जो सूत्र थे यानी कि ABC फार्मूले जिनको कहते हैं वो मैंने बता दिया है और इसका जो बेसिक था उसको भी मैंने बता दिया है। तो जो लोग मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में BTC सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है समीकरण का अर्थ लिखिए। समीकरण का अर्थ लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं और जो इसमें क्वेश्चन आएंगे उनके सारे आंसर मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी दे चुका हूं, लेकिन अब पुनः मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो उसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। कोई ऐसा संबंध जिसमें एक अज्ञात राशि हो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। तो ये होती है समीकरण की परिभाषा और यही इसमें पूछा गया है कि समीकरण का अर्थ लिखिए। तो समीकरण का अर्थ आप लोगों को पता हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है समीकरण के प्रकार। तो समीकरण कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, समीकरण मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सरल समीकरण और युगपत समीकरण। सरल समीकरण और युगपत समीकरण। तो देखिए, सरल समीकरण कौन सी होती है? तो देखिए, सरल समीकरण होती है जिसमें एक चर होता है, जिसमें एक चर होता है और चर की घात भी एक ही होती है, वो होता है सरल समीकरण। इसको सामान्य समीकरण और रेखीय समीकरण भी कहते हैं। तो देखिए, पहला हो गया रेखीय समीकरण या सरल समीकरण और फिर दूसरा हो गया युगपत समीकरण। तो देखिए, युगपत समीकरण कौन से होते हैं? तो जिसमें देखिए दो या दो से अधिक चर होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक चर होते हैं वो जो है युगपत समीकरण कहलाती है। जिसमें दो या दो से अधिक चर होते हैं उसे क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। और रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक चर होता है और चर की पावर भी एक ही होती है, उसको जो है रेखीय समीकरण या सरल समीकरण कहते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं और सरल समीकरण किसे कहते हैं या रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए, समीकरण के कुछ और रूप भी देखने को मिलते हैं तो उनको भी जानना जरूरी है। तो समीकरण के जो है कहीं कहीं पर 4 प्रकार की बताई गई है और कहीं पर सिर्फ 2 ही प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जो है समीकरण 4 प्रकार की होती है। तो देखिए, मुख्य रूप से 2 प्रकार की ही होती है। पहला जो है रेखीय समीकरण और दूसरा युगपत समीकरण, लेकिन यही जो है अन्य रूपों में भी हमको देखने को मिलती है, यानी कि जो है उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले आता है उसमें जो है रेखीय समीकरण। तो देखिए, रेखीय समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि जब किसी समीकरण में जो है एक चर हो और उसकी पावर भी एक ही हो तो होता है रेखीय समीकरण। देखिए, इसके एग्जाम्पल और परिभाषा मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं और पुनः आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x + 1 = 0, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रेखीय समीकरण, यानी कि यहाँ पर जो चर है, चर की घात क्या है? एक है, तो ये हो जाएगी रेखीय समीकरण। अब चर क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, चर होता है जो बीजगणित के अंक होती हैं, जो बीजगणित के अंक होते हैं ABCD या XYZ, तो ये क्या होते हैं? ये चर होते हैं, यानी कि इनके मान चलते रहते हैं या बदलते रहते हैं। और जो अंकगणित के अंक होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, यानी कि वो अचर होते हैं, उनके मान कभी बदलते नहीं है। यानी कि 10 = 100 हम नहीं मान सकते हैं, ना मान सकते हैं ना कह सकते हैं, क्योंकि 10 = 100 नहीं हो सकता है। ये कांस्टेंट है, यानी कि
ये इनके मान जो है स्थिर है। यहाँ पर अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, उसको 100 नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो x है, x के मान कहीं पर 1 निकलता, कहीं 2 निकलता, कहीं 500, कहीं 1000, इस तरीके से जो है इनके मान जो है हर जगह जो है बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आप लोगों की परिभाषा हो जाएगी चर की। यानी कि चर क्या होता है, तो चर एक ऐसी राशि है जिसके मान चलते रहते हैं या बदलते रहते हैं, तो इसे चर कहते हैं। उसके बाद फिर देखिए हम आप लोगों को बता रहे थे सरल समीकरण की परिभाषा। अब सरल समीकरण के बाद बात आती है द्विघात समीकरण। यानी कि पहला हो गया सरल समीकरण या रेखीय समीकरण, तो ये आपका रेखीय समीकरण का उदाहरण हो गया। और अब बात करते हैं द्विघात समीकरण का। तो देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए जब समीकरण में चर की घात 2 होती है तो वहां पर उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जब समीकरण में चर की घात 2 होती है, मान लीजिए यहाँ पर 2x² + 1 बराबर 0 लिखा हुआ, यहाँ पर 2x + 1 था, तो ये क्या हो गया, रेखीय समीकरण हो गया। अब यहाँ 2x² + 1 बराबर 0 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब बात करते हैं तीसरे समीकरण की, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, तो देखिए त्रिघात समीकरण क्या हो जाएगा, तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, मान लीजिए लिखा हुआ है 2x³ + 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिघात। यानी कि सब देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सिर्फ यहाँ पावर 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 हो गई। तो इस प्रकार से इनका जो है नाम बदल रहा है। ये रेखीय समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण भी कहते हैं, ये त्रिघात समीकरण हो गया। अब चौथी समीकरण आती है जिसको बोलते हैं n घात समीकरण या बहुघात समीकरण। तो जो है जब पावर में n हो तो उसको n घात समीकरण बोलते हैं। तो देखिए n घात समीकरण क्या होती है, तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से a1 x की पावर n और फिर प्लस a2 x की पावर n-1, यानी घातें घटती चली जाएंगी। फिर अगला हो जाएगा a3 और फिर x की पावर n-2 और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर हो जाएगा an, यानी कि लास्ट में कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है, यानी कि जो x के आगे कोई अंक जो है लिखे रहते हैं वो है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी n घात समीकरण। तो इस प्रकार से आप लोगों को चारों समीकरण बता दी गई हैं। पहली हो गई सरल समीकरण, दूसरी हो गई द्विघात समीकरण और तीसरी हो गई त्रिघात समीकरण और चौथी हो गई n घात समीकरण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में समीकरणों का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि समीकरणों को बताना है कि ये कौन से समीकरण हैं। तो देखिए आप लोगों को 4 टाइप के समीकरण हम बता चुके हैं, तो चारों टाइप के समीकरण आप लोगों को इसमें जो है बताना है कि वो किस टाइप के समीकरण होंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3x की पावर 2 और प्लस 5x और प्लस का 2 बराबर 0, प्लस का 2 बराबर 0, ये एक समीकरण है। और इस समीकरण को बताना है ये कौन सी समीकरण है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब देखिए घात कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए घात जो सबसे बड़ी होती है उसी को लिखते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर 1 घात भी दी हुई है और यहाँ 2 घात भी दी हुई है। यानी कि किसी जब बीजगणित का अंक होता है और उस पर कोई पावर नहीं लगी होती है तो पावर 1 मान लिया जाता है। यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि पावर में 1 का मतलब क्या हुआ, वो खुद, तो वो खुद तो स्वयं यानी कि वो संख्या तो है ही, तो पावर में 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन हर जगह पर पावर में 1 माना जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 1 पावर में है और यहाँ पर 2 है, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं। ये क्या होगा, ये जो सबसे बड़ी पावर है वही काउंट होगी। यानी कि आप पूरी जो समीकरण दी हुई हो उसमें सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है और वही पावर लिख दीजिए। अगर 2 पावर है तो द्विघात समीकरण, पावर में 1 है तो रेखीय समीकरण, और अगर पावर में 3 है तो त्रिघात समीकरण, या इससे बड़ी कोई पावर है तो फिर उस पावर का नाम लिखना है, यानी कि बहुघात समीकरण। तो इस प्रकार से जो है हम
जो है घात डिसाइड करते हैं। लेकिन यही अगर गुणे में दिया हो, यानी कि यहाँ पर तो सब कुछ प्लस में दिया हुआ है, और अगर यही गुणे में दिया हुआ हो तो उसका मान बदल जाता है। और क्वेश्चन हमेशा इस टाइप के नहीं आते हैं, हमेशा क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं जो कंफ्यूज करें। यानी कि जैसे द्विघात समीकरण पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे दे दिया गया x-2 और x+2 बराबर 0। अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी समीकरण, एक घात समीकरण या द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण, इसको आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप देखें कि x की पावर 1 है, बस इसको आप रेखीय समीकरण लिखा है। अब रेखीय समीकरण अगर इसको लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका इसका गुणा होगा और इसका इसका गुणा होगा। तो देखिए एक फार्मूला बन रहा है a+b, जो फार्मूले मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं, उसी फार्मूले के हिसाब से देखिए ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये a-b और a+b का फार्मूला होता है a² - b², ये फार्मूला होता है। यानी कि a-b और a+b का मतलब है a² - b², a² - b² का फार्मूला होता है। तो देखिए ये a² - b² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा जा सकता है x² और -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए x² और माइनस का 4। यहाँ पर देखिए इसको बराबर में 0 भी रखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर पावर जो है वो क्या हो गई, देखिए पावर 2 हो गई। यानी कि आप पहले यहाँ पर अगर देख के लिखते तो पावर 1 लिख सकते थे, रेखीय समीकरण लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर पावर 2 हो गई, यानी कि ये द्विघात समीकरण हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जानना आप लोगों को जरूरी है। तो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी में अभी कुछ समीकरण और दी हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे समीकरण दी हुई है 5x - 2 और अपान 2x बराबर 2 दिया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ सॉल्व करना होता है, उसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे जो होते हैं समीकरण वो नहीं रखे जाते हैं कि आप देख करके तुरंत जो है उसका आंसर बता दें, जिसमें थोड़ा सा आपको हल करना रहता है, जो है वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, यानी कि किसी भी संख्या के बटे में 1 माना जा सकता है। तो जैसे इधर 2 है तो यहाँ पर 2 के बटे में 1 कर दें और फिर यहाँ तिर्यक गुणा कर दें। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और माइनस का 2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इधर इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा। अब 4x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5x - 4x। अब देखिए पक्षांतर का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। पक्षांतर का मतलब होता है कि जो बराबर का चिन्ह होता है, बराबर के चिन्ह के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ जो है अंकों को लाना क्या कहलाता है, पक्षांतर कहलाता है। और पक्षांतर करने में हमेशा जो है चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, गुणा होता है तो भाग हो जाता है और भाग होता है तो गुणा हो जाता है। यानी कि ये संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं जो है अपना चिन्ह जो है वो चेंज कर लेती हैं। तो एक बार पुनः सुन लीजिए, अगर प्लस में है तो पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाता है, और माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, गुणे में हो तो भाग में हो जाता है, और भाग में हो तो गुणे में हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये पक्षांतर हुआ है, यानी कि ये इधर से इधर लाया गया, तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए इसको क्या करेंगे, या इसको पक्षांतर करें या इधर ही रखें, हमको तो यहाँ पर इसको हल तो करना नहीं, यानी मान तो निकालना नहीं है, तो इसको इधर भी रख सकते हैं। सिर्फ हमको ये डिसाइड करना है कि इसमें पावर कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 5x में से 4x घट जाएगा तो x आ जाएगा, और इसको चाहे इधर ही पक्षांतर कर ले तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ x की पावर 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या होगी, रेखीय समीकरण होगी। यहाँ पर भी देखिए पावर में 1 ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको कंफ्यूजन हो सकती है कि पता नहीं ये कहीं गुणा करके और जो है x² न बन जाए। तो इस प्रकार से हम जब हल करके देख लेंगे
तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 1, सॉरी 1 नहीं दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को अगर फार्मूले याद होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे a प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला बन रहा है। और ये फार्मूला जब आप लोग खोलेंगे, वैसे भी पावर में 3 दिख रहा है, और अगर फार्मूला खोलेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर भी आपको पावर में 3 ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगी, त्रिघात समीकरण हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को भी हम बता चुके हैं समीकरण की परिभाषा भी और कितने प्रकार के भी होते हैं। तो देखिए बताए थे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है कहीं कहीं पर 4 प्रकार के भी लिखे मिलते हैं। तो अगर जो है क्वेश्चन ये आए तो हम लिखेंगे समीकरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला समीकरण रेखीय समीकरण, दूसरा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, और तीसरा क्या हो जाएगा त्रिघात समीकरण, और चौथा n घात समीकरण। तो इस प्रकार से ये 4 रूप हो जाएंगे समीकरण के। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है सर्वसमिका संबंध किसे कहते हैं। तो देखिए चर राशि में ऐसा संबंध जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों उसे क्या कहते हैं, सर्वसमिका कहते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो है दोनों पक्ष जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, और इसमें सर्वसमिका में क्या होता है कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं। यानी कि बराबर देखिए कैसे होते हैं, जैसे दिया हुआ हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे फार्मूला ही ले लीजिए। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ये फार्मूला जैसे दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वसमिका हो जाएगा। यानी कि जितने फार्मूले हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं वो जो है क्या होंगे, वो सारे सर्वसमिका के अंतर्गत ही आएंगे। यानी कि वो सर्वसमिकाएं हैं जितने भी फार्मूले हैं। यानी कि फार्मूलों में जो LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं, और जो है इक्वेशन के रूप में यानी कि समीकरण के रूप में भी हमको जो है सर्वसमिकाएं लिखी मिलती हैं। लेकिन जो है उनको हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सर्वसमिका है या समीकरण है, क्योंकि छांटने के लिए जो है क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जो है 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिए गए, और उसमें से जो है ऊपर क्वेश्चन दे दिया गया कि इसमें सर्वसमिका कौन सी है या समीकरण कौन सी है। कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया तो उसमें जो है आप लोगों को छांट करके लिखना रहता है। तो मान लीजिए जैसे दिया हुआ है 5x और प्लस का 4, और इधर दे दिया गया मान लीजिए 7x और माइनस का 2x और प्लस का 4। इस तरीके से मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दी गई, समीकरण दे दी गई, और उसके बाद फिर पूछा गया कि समीकरण है या सर्वसमिका है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 5x प्लस 4 हो जाएगा, और इधर देखिए 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4। यानी कि देखिए दोनों पक्ष जो है वो बराबर आ रहे हैं, यानी कि LHS और RHS बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है समीकरण नहीं है, क्या है, सर्वसमिका है। तो इस प्रकार से हम LHS RHS अलग अलग हल करेंगे, और जब दोनों पक्ष बराबर आए तो क्या हो जाएगा, सर्वसमिका हो जाएगा। और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, हमको देखने से ही अगर वो बराबर नहीं लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन है त्रिघातीय समीकरण किसे कहते हैं। त्रिघातीय समीकरण किसे कहते हैं तो मैं अभी आप लोगों को बता ही चुका हूं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 3 हो उसे त्रिघातीय समीकरण कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। यानी कि जब पावर में 3 दिया हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिघात समीकरण। जैसे कि 3x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि
जब किसी समीकरण में चर की घात 3 हो तो क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान ज्ञात करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए भी आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। तो जो लोग अभी तक मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लोग मेरा वो वीडियो देख लें और फार्मूले अच्छे से तैयार कर लें। उसमें आप लोगों को याद करने का तरीका बताया गया है कि कैसे याद करना है और लाइफ टाइम के लिए उसको कैसे याद रखना है। तो वो वीडियो मेरा देख लीजिए और उसके बाद फार्मूले याद कर लीजिए और उसी के आधार पर इसको जो है हल करना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बन रहा है a और इसको मान लीजिए b, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो यहाँ पर देखिए a और b माने हो तो इसकी जगह पर जो है a की जगह पर x और b की जगह पर y रख देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2 और a की जगह पर x और b की जगह पर y। तो इस प्रकार से हमारा ये मान आ जाएगा, यानी कि इसका मान जो है ये आ जाएगा। और अगर हमको ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं याद होगा तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है और आप लोगों फार्मूले याद कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समीकरण है, यानी कि समीकरण फिर दिए हुए हैं और उसमें बताना है आप लोगों को कि निम्न में कौन से समीकरण हैं। तो देखिए समीकरण अब आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे और कर भी लेंगे। तो मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन दिए दे रहा हूं, तो उनको आप लोग जो है उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना कि जो है वो कौन से समीकरण है। जैसे दिया हुआ है a+1 का होल क्यूब देखिए बराबर 0, तो इसको आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा समीकरण है। और फिर अगला है 2a-3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है 2a+2 बराबर 0। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को जो है हल करना है, ये होमवर्क के लिए हैं। और ये दोनों क्वेश्चन हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर बताना, यानी कि कौन से समीकरण है ये। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सब समीकरण छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें सर्व समीका और जो है समीकरण छांट करके लिखना है कि कौन सा समीकरण है और कौन सी सर्व समीका है। तो देखिए पहला है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए इसमें पहला है क्वेश्चन 2x, देखिए 2x+1 है, 2x+1 और उसके बाद फिर बराबर 2x+2 बराबर 2x+2 ये है। और दूसरा है देखिए पहला हो गया और दूसरा है 2x-1 बराबर x। अब इसमें आप लोगों को समीकरण और सर्व समीका छांट करके लिखना है कि कौन सा जो है समीकरण है और कौन सी सर्व समीका है। तो आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करोगे यानी कि इसका अंदर गुणा करोगे तो ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2 हो जाएगा और इधर यही लिखा रहने दीजिए 2x+2। तो देखिए ये दोनों जो है अब बराबर दिख रहे हैं, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्व समीका। और यहाँ पर देखिए 2x-1 है और यहाँ पर सिर्फ x है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। देखिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है और इस टाइप में बनता है, वो भी हम आप लोगों से बता दिए हैं। तो देखिए जब दोनों पक्ष बराबर हो तब आपको सर्व समीका लिखना है और दोनों पक्ष बराबर ना हो तो समीकरण लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में
3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x² प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है 2015 में बीटीसी में पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और आसान क्वेश्चन है। देखिए बीजगणित के जितने भी क्वेश्चन है सब आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हल नहीं करना रहता है। तो सारे क्वेश्चन आसान हैं, बस सिर्फ इसमें आप लोग फार्मूले याद कर लीजिए और जो है अच्छे से समझ लीजिए, बस ज़्यादा कुछ हल करना नहीं और ना तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बालकों की संख्या। बालक देखिए कितने हैं, बालक हैं 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x और प्लस, सारी प्लस नहीं माइनस है, माइनस का 9। और बालिकाएं कितनी हैं, बालिकाएं हैं x² प्लस 5x, x² प्लस 5x और प्लस की 4, प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बालकों की संख्या हो गई और ये बालिकाओं की संख्या हो गई। देखिए जब अंक गणित में होता तो यहाँ पर हम, यानी कि जब यहाँ अंक गणित के अंक होते तो यहाँ देख करके हम जान जाते कि कौन सा ज्यादा है, यानी कि किसकी संख्या ज्यादा है और किसकी कम है, यानी कि बालक ज्यादा है या बालिकाएं ज्यादा। लेकिन इस प्रकार से हम इसमें जो है यहाँ पर देखिए जो चर पद दिए हुए हैं उनकी वजह से हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है, बालक ज्यादा है कि बालिकाएं ज्यादा है। और इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन में ही जो है बता दिया जाएगा कि कौन इसमें से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पुनः पढ़ते हैं और समझने की आप लोग कोशिश करिए कि एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x² प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो है बालकों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि बालकों की संख्या अधिक है और यही बताना है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, कितनी के लिए हमें जो है बालकों की संख्या से बालिकाओं की संख्या घटा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। और इस प्रकार से बालकों की संख्या देखिए क्या हो जाएगी, 3x² प्लस का 5x माइनस का 9 और बीच में फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पर x² है केवल, तो यहाँ पर हो जाएगा x² और प्लस का 5x और प्लस का 4। तो ये हो जाएगा। अब इसको देखिए घटाएंगे तो इसका जो है दोनों के ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x², यानी कि इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है इस माइनस का जो है पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा। और गुणा में देखिए, गुणा में एक विशेष बात आप लोगों को याद रखना है कि गुणा में जो समान चिन्ह होते हैं उनका गुणा हमेशा जो है प्लस होता है और जो विपरीत, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। जब चिन्ह समान होते हैं तो उनका गुणा जो है वो क्या होता है, प्लस होता है, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो उनका गुणा माइनस होता है। यानी कि प्लस प्लस का गुणा, देखिए प्लस प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। ये याद रखना, यानी कि प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। और जब यही विपरीत चिन्ह एक साथ में आएंगे, यानी प्लस माइनस साथ में आएगा, चाहे आगे हो और चाहे पीछे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, तो अगर चिन्ह विपरीत है तो जो है माइनस हो जाएगा और चिन्ह समान है तो प्लस हो जाएगा। 2 पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस संख्या के साथ में क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा। यानी कि हर जगह पर प्लस था, इसलिए सारे में जो है
सारी संख्याओं में जो है माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनको क्या करेंगे, घटा लेंगे, आपस में जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लेंगे, जो घट रहे हैं उनको घटा लेंगे। तो यहाँ पर 3x² में से x² घटा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों सब देखिए सजातीय पद है, तो इनको हम साथ में करके इनको घटा लेंगे, यानी कि 3x² में से x² घटाएंगे तो 2x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि अंक गणित के अंक होते तो आप लोगों को घटाने में कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि हम किसको किसके साथ में घटाएं। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि सजातीय पद आपस में जुड़ते या घटते हैं। सजातीय पद जो हैं वो आपस में घटते और जुड़ते हैं, और जो विजातीय पद होते हैं वो आपस में घटते या जुड़ते नहीं है। तो देखिए सजातीय और विजातीय कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ x² यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी x² दिख रहा है, यानी कि जो दिखने में एक जैसे हों वहां पर पावर भी सेम होनी चाहिए। यानी कि x यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है, तो ये नहीं कि ये दोनों जो है सजातीय पद हैं, ये दोनों सजातीय नहीं है, पावर के साथ में दोनों मिलने चाहिए। यानी कि पावर के साथ में जो है दोनों समान होने चाहिए। ये नहीं कि x एक जगह दिखा दूसरी जगह x² दिखा तब भी जो सजातीय पद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, पावर सेम होनी चाहिए, तब क्या हो जाएंगे, वो सजातीय पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सजातीय पद आपस में जुड़ते या घटते हैं और विजातीय पद आपस में जुड़ते या घटते नहीं है। तो यहाँ पर 3x² में से x² घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5x है, यहाँ पर भी 5x है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का जो है 9 है, यहाँ पर माइनस का 4 है। तो देखिए ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट गलत करते हैं। तो देखिए जो प्लस प्लस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, यानी कि हम जोड़ की बात कर रहे हैं, और जब प्लस माइनस आपस में साथ में आते हैं तो प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो तो ये आपस में हमेशा घट जाते हैं। और चिन्ह किसका लगता है, तो चिन्ह न तो आप कह सकते हैं माइनस का लगता है, न तो आप कह सकते हैं प्लस का लगता है। ज्यादातर स्टूडेंट से पूछो तो यही कहते हैं कि प्लस माइनस का जो है जोड़ क्या होता है, तो कहेंगे माइनस या तो कहेंगे प्लस, जबकि प्लस माइनस आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है या याद करना है तो कौन सा पॉइंट याद करना है कि जब प्लस माइनस आपस में साथ में आते हैं तो दोनों को आपस में घटा लेते हैं। दोनों को आपस में घटाने का मतलब है कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटा लेते हैं, और चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। ये पॉइंट याद रखना है कि चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर देखिए जो है माइनस माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी एक पॉइंट है कि माइनस माइनस हमेशा जुड़कर माइनस होते हैं, ये पॉइंट याद रखिए। ये नहीं कि जोड़ दीजिए और चिन्ह प्लस का लगा दीजिए या दोनों को आपस में घटा दीजिए, ये दोनों कंडीशन गलत है। आपको याद करना है कि माइनस माइनस हमेशा जुड़कर माइनस होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने किसी से कर्जा 10 रुपये लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे 10 रुपये उससे और ले लिए तो आपके पास 20 हो गए, यानी कि आपके पास प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं यानी कि जुड़ रहे हैं। लेकिन है वो क्या, वो है कर्जा, यानी कि वो आप जितना भी उससे लोगे आपके पास इकट्ठा तो होता रहेगा, लेकिन वो कर्जा है यानी कि वो ऋण है और उसको आपको एक बार चुकाना पड़ेगा, यानी पूरा देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप कर्जे में डूबते रहोगे, यानी कि आप जो है निगेटिव की तरफ जा रहे हो। और जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है माइनस माइनस हमेशा जो है जुड़ते तो हैं लेकिन हमेशा वो माइनस में ही रहते हैं, प्लस में नहीं जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और ये माइनस का 4, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बालक है वो बालिकाओं से कितना अधिक है, तो इतना अधिक है, यानी कि 2x² माइनस का 13। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।